नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्रधर्म में आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। जी हां, एक तरफ पावर प्लांट्स में कोयले की कमी से जुड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है। कोयले का संकट होने का सीधा सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश में ज्यादातर बिजली कोयले से ही बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में घंटों बिजली कटौती इस समय हो रही है। दूसरी ओर राज्य सरकारें संकट भांपकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं। इन सब के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि सब ठीक है। सारी आशंकाओं को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने निराधार करार दिया है। सिंह ने रविवार को कहा कि संकट ना तो कभी था ना आगे होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है। हमारे पास प्रतिदिन स्टॉक आता है। कल जितनी खपत हुई उतना कोयले का स्टॉक आया। उन्होंने कहा कि हमें कोयले की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है और हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कि सीएमडी ने उसको भी हमने बुलाया था, एक मैसेज भेज दिया कि बवाना जो गैस स्टेशन है वहाँ पर गैस की सप्लाई वो बंद करेंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है समाप्त हो रहा है। तो इससे टाटा पावर के जो सीईओ हैं वो नर्वस हो गए और उन्होंने उपभोक्ताओं को मैसेज भेज दिया कि हमको लोड शेडिंग करनी पड़ सकती है। अरे साहब, वो गैस का एक पावर स्टेशन अगर बंद भी होगा, गेल नहीं गैस देगा, तो हमारे पास और रिजर्व्स हैं। एनटीपीसी के पास 1000 मेगावाट सिर्फ दिल्ली के लिए रखा हुआ है, तो और वहां से ले लेते। तो हमने आज सीईओ को भी बुलाया था, टाटा पावर को, और गेल के भी सीएमडी को बुलाया, और दोनों को हमने कहा कि ये कदापि रिपीट नहीं होगा इस प्रकार का इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर इस प्रकार का इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फिर रिपीट हुआ तो मैं कार्रवाई करूंगा दोनों के खिलाफ। गैस का जहां तक सवाल है, हमने सीएमडी गेल को कहा कि गैस का सप्लाई पावर जनरेशन के लिए बिना कोई ये इंटरप्शन के सप्लाई जितना आवश्यक है उतना देगा। नंबर 1, हमारा 24,000 मेगावाट का करीब कैपेसिटी है गैस, वो पूरे देश के लिए पूरा देगा। दिल्ली आज के दिन में हमारे पास देश भर में 4.5 दिन का स्टॉक है, रिजर्व। हम जितना हमको कंजम्पशन होता है उतना प्रतिदिन हमको आता है रेक से। हमारा प्रतिदिन का कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन्स। वो 1.75 मिलियन टन्स हमको आता है। कल भी आया, कल हमको 275 रेक आए। और ये कौन सा रेक कहाँ जाएगा ये प्रतिदिन पावर और कोल मिनिस्ट्री मिल करके डिसाइड करती है, ताकि सबको पर्याप्त कोल मिले। और बेसिकली डिमांड बढ़ा है तो ये अनर्गल है। हमने कहा ना, अनर्गल है। पावर क्राइसिस कहाँ से, कहीं पर लोड शेडिंग हुआ क्या? ये साहब देखिए, ऐसे ही सोचते हैं कि उनको कुछ मुद्दा तो है नहीं, कोई मुद्दा क्रिएट करो। जिसको जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। उसमें कहीं कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी है कि जिसको जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम उपलब्ध करावेंगे। हमको बतावें कहाँ कितना पावर चाहिए, हम दे देते हैं। ये अननेसेसरी साहब पॉलिटिक्स करे जहाँ ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का तो हवा गोल हो गया है। वो तो धीरे धीरे समाप्ति होती जा रही है। तब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ कुछ मुद्दा क्रिएट करता है। चलो, और जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, उनको मालूम ही नहीं भाई। अरे साहब, अगर कोई समस्या है तो हमको बतावे। तो देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है। कोयले का संकट होने का सीधा सीधा असर अब बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश में ज्यादातर बिजली कोयले से ही बनाई जाती है। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठन गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पावर संकट पर केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों की बात नहीं मान रही है। दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है। कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था, 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि
कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना, आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। एक छोटे से ब्रेक के लिए राष्ट्रधर्म में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारा देश एक बार फिर से बिजली संकट के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। देश में आखिर ये बिजली संकट क्यों पैदा हो रहा है, इसके कारण अब हम आप तक पहुंचाते हैं। कुछ ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाएंगे और इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किन कारणों से देश में कोयला संकट है, जिसकी वजह से अब बिजली संकट की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग बढ़ गई है, जिस कारण बिजली की खपत ज्यादा हो गई है और यही एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि बिजली संकट जो है वो सामने खड़ा हो गया है। सितंबर में कोयला खदानों के आसपास ज्यादा बारिश होने से कोयले का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा विदेशों से आने वाले कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं, इससे घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ गई है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से देश में इस समय कोयला संकट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि मानसून की शुरुआत से पहले कोयले का स्टॉक नहीं रखा गया, जिस कारण कोयला संकट सामने आकर खड़ा हो गया। और ये भी बताया जा रहा है कि बिजली की जो खपत है वो अब बढ़ गई है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, इससे बिजली की खपत बढ़ गई है। इस वक्त हर दिन 4 बिलियन यूनिट्स की खपत हो रही है और 65% से 70% तक बिजली की जरूरत कोयले से ही होती है, इसलिए कोयले पर भी निर्भरता ज्यादा बढ़ गई है। बिजली की खपत बढ़ना एक बड़ा कारण यहां पर माना जा रहा है। इसके अलावा हम आपको जानकारी ये भी दे दें कि 2019 में अगस्त सितंबर में बिजली की खपत 106.6 बिलियन यूनिट्स हुई थी, जबकि इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल अगस्त सितंबर में 124.2 बीयू की खपत हुई है। इसी दौरान कोयले से बिजली का उत्पादन 2019 में जो था वो 61.91% था, जो अब बढ़कर 66.35% हो गया है। अगस्त सितंबर 2019 की तुलना में इस साल के इन्हीं 2 महीनों में कोयले की जो खपत है वो 18% तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। तो कोयले के स्टॉक निगरानी के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने 27 अगस्त को एक कोर मैनेजमेंट टीम का भी गठन किया। सरकार क्या कर रही है, ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जो ये कोर मैनेजमेंट की टीम गठित की गई थी, ये टीम हफ्ते में 2 बार कोल स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन का काम देखती है। इस कमेटी में ऊर्जा मंत्रालय, सीईओ, पोसोको, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से दिक्कतें देश के सामने ना आए और बताया जा रहा है कि 2019 के मुकाबले इस वर्ष के अगस्त सितंबर माह में कोयले की खपत करीब 18% बढ़ गई है। चूंकि मांग पूरी दुनिया में बढ़ी है, इसके चलते वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है, जिससे भारत का कोयला आयात गिरकर 2 साल के निम्नतम स्तर पर आ गया है। और ये एक बड़ी वजह है कि वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमत बढ़ गई है और नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर भी कोल इंडिया ने कोयले की कीमत बढ़ा दी है। कोयले की किल्लत की एक बड़ी वजह मौसम भी है। पूर्वी और मध्य भारत में मानसून सीजन की बारिश की वजह से देश में कोयला खदानों में समय पानी भरा हुआ है।
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कुंवर सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी से वैभव जायसवाल जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं प्रदीप भटनागर जी भी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। प्रदीप जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने तो पत्र लिखने के बाद उनके जो मंत्री हैं उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। उसके बाद भी आज सिंह साहब कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोयले का संकट नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है आप लोगों के पास। प्रदीप भटनागर जी। बिल्कुल, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बिल्कुल अपना वक्तव्य दिया आज मीडिया के माध्यम से। और देखिए, आप इस चीज के बारे में अगर मंत्री खुद अगर स्वयं कह रहे तो कहीं अगर कटौती कमी है तो उसकी पूर्ति की जाएगी। और कुछ जगहों पे पूर्ति कमी आई है, मैं ऐसा नहीं है, और उसको पूरा करा जा रहा है। मगर ये नहीं कि आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी प्रदेश राज्य की सरकार ने किसी ने अब तक जरूर पत्र लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। ये नहीं कि आप राजनीति करें और मीडिया का दुरुपयोग करके आप किसी करें, एक सभ्यता नहीं है। ठीक है, गहराया बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में भी है और राज्यों में भी हुआ, मगर उसकी ये नहीं कि पूर्ति खत्म हो गई, चालू रूप चल रहा है, कहीं कमी है उसको पूरा भी किया जा रहा है। कुछ चीजें आम आदमी पार्टी के लोग राजनीति हट के सोचते नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, जानकारी तो ये भी है सर कि उत्तर प्रदेश की तरफ से भी इस तरह की बातें आई हैं सामने कि कोयले का संकट है, ब्लैकआउट हो सकता है, वहां पर भी राजनीति हो रही है। प्रदीप भटनागर जी, देखिए, कोयले का संकट जो था पूर्ति के लिए, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपकी रिपोर्ट भी मैंने सुनी कि बहुत बड़ा कारण रहा वर्षा रही, जो मध्य भारत में काफी हुई, और हमने आपको चीज को भी देखना पड़ेगा। रही कटौती की बात, कटौती कहीं नहीं होगी, पूर्ण रूप से बिजली चलेगी और कोयला पहुंचेगा। ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश की अभी जनता। मैं आपको बिजली कटौती का आंकड़ा भी बताऊंगी, उससे पहले मैं दोनों मेहमानों का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। वैभव जायसवाल जी, आप RK सिंह को भी सुन रहे थे, उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही है कि रही बात केजरीवाल की, तो अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो हमसे आकर बात करें ना, हमसे क्यों बात नहीं करते हैं, पत्र लिख देते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं, उससे क्या होगा। ये बात कह रहे थे अभी RK सिंह, आपने सुना होगा उनकी बाइट में भी। वैभव जी। एक्चुअली पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी केजरीवाल आते हैं जी। और प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखना क्या है, संवाद करना है। हम केंद्र सरकार से अपनी बात ही तो रख रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हमारे कहने की बात छोड़ दीजिए, मीडिया जो है वो प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहेंगे कि हम 2-3 दिन का आपको अखबार दिखा दें। बताइए। कोयले की कमी, उत्तर प्रदेश के अंदर 7,478 मेगावाट उत्पादन की कमी। आज है कि प्रदेश में गहराया बिजली संकट। ये मेरा नहीं कहना है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। समस्या ये है कि ये जो सरकार है, ये लापरवाह सरकार है। कोई भी चीज के प्रति संवेदना नहीं है, फेल्योर है। 5 राज्यों में चुनाव हो गया, इनका पूरा ध्यान जो है इस समय चुनाव में है। हमने देखा कि कैसे GST के टाइम में इन्होंने प्रॉपर व्यवस्था नहीं की, झेलना जनता को पड़ा, व्यापारियों को भी झेलना पड़ा। उसके बाद हमने देखा नोटबंदी के समय कोई प्लानिंग नहीं थी, जनता कैसे खड़े कितने सैकड़ों लोग मर गए, कितनी परेशानियों में हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए कितनी इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। वहां हमने देखा कि जब वैक्सीन आई तो ये दूसरे देशों को वैक्सीन बेच रहे थे। तो जो समस्या है देश के अंदर, उस पर जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, वो इस देश की सरकार जो बैठी हुई है केंद्र में, उसके पास नहीं है। मैं आपको बता दूं, 20 लाख टन, ये रोज चाइना करते हैं, लेकिन 20 लाख टन चाइना के पोर्ट पे हमारा कोयला फंसा हुआ है। लेकिन इनका ध्यान 5 राज्यों के चुनाव में है। इनको ये नहीं देखना है कि वो कोयला अगर समय से आ जाता तो आज देश में जो समस्या खड़ी हो रही इसमें कुछ राहत मिल जाती। लेकिन इनको सपने में केजरीवाल आएंगे। जी ने अभी कही। वैभव जी, बात सुनिए। प्रदीप भटनागर जी ये तो कह ही रहे थे कि कोयले का संकट हो सकता है, लेकिन बिजली हम पूरी सुचारू रूप से देंगे, बिजली का कोई संकट नहीं होगा। बिजली कटौती की बात से वो देखिए, ये लोग देश के हर संसाधन को, हाँ, इको हो रही आवाज, एक बार आवाज ठीक करवा लेते सर, शायद दोनों ही गेस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, आवाज इको हो रही है। एक बार हम दिखवा लेते, तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए भी हम यहाँ पर रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है और राष्ट्र धर्म में आज हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव जी, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी, आप अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद मैं कुंवर सिंह जी का रुख करूंगी। बताइए। मैं वही पल्लवी जी कह रहा था कि देखिए, इनसे देश तो संभल नहीं रहा है और तमाम क्राइसिस हैं, तमाम समस्याएं देश में, और ये देश में जो जनता है उसका ध्यान भटकाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। कोयला उत्पादन कितना हुआ पिछले वर्ष के बाद, इस वर्ष कितना होना चाहिए, ये एक आकलन का विषय है। सरकारें करती रही हैं, पीछे भी होता रहा है। ठीक है, कभी कुछ समय के लिए बारिश की वजह से या किसी वजह से हो सकती है परेशानी, लेकिन मेरा कहना यह, अगर 20 लाख टन चाइना के पोर्ट पे पड़ा होगा और हम वहां पे फंसा है, वहां से हम लाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो हम समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। और अगर कोई राज्य आपको कह रहा है कि ये समस्या है, हमारे पास अब 1 दिन का या 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, तो आप उसको अगर राजनीति उस पर करेंगे, उस पर समस्या का हल आप बताओ कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। बस राज्यों, अगर कोई राज्य अपनी जनता को 2 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहा है, आधे दाम पे बिजली दे रहा है, और अगर आप वहां पे बिजली सप्लाई बंद कर दोगे, तो वो तो सरकार के हाथ में नहीं ना है। ये जो समस्याएं हैं, सत्येंद्र जैन भी कह रहे थे कि ये मैन मेड लग रहे हैं, जो पूरा क्राइसिस हो रहा है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं। पल्लवी जी माफ करिएगा, जिस हिसाब से ये जो सरकार है और देश के संसाधन जो हैं उनको जिस तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये क्राइसिस दिखा करके और कोयला उत्पादन की भी जो पूरी प्रक्रिया है उसको प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। ये दिखा देंगे कि अब ये जो कोयला है उसके वजह से बिजली 15-20 रुपए यूनिट महंगी हो रही है, हमको प्राइवेट करना पड़ेगा। इस देश का अफसोस ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि 18,000 करोड़ में एयरलाइंस, भारत का एक आन बान शान जिसको कहा जाए इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया जाता है, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर को 8,500 करोड़ के अपने पर्सनल एयरलाइंस में चलने के लिए पैसा है। तो प्रॉब्लम ये है पल्लवी जी, और ये जब हम इनसे ये बात कहेंगे तो इनको केजरीवाल के सपने आने लगते हैं, मनीष सिसोदिया के सपने आने लगते हैं। आप समस्याओं का समाधान बताओ, राजनीति ना करो, आप समाधान बताओ। बिल्कुल कुंवर सिंह जी, आपका मैं रुख करूंगी। राजस्थान में तो हालात कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि वहां पर तो पूरा ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी बस्तियां रही जहां पूरे दिन लाइट नहीं आई। तो साफ दिख रहा है कि दिक्कतें तो हैं। अब मैं अगर राजस्थान सरकार की बात करूं तो क्या वहां उन्होंने पहले से अपने पास स्टॉक नहीं रखा था? देखिए, कुछ सेवाएं भारत के अंदर केंद्रीय स्तर की जी, जैसे कोयला का जो सप्लाई है और कोयला की आपूर्ति है वो केंद्र सरकार करती है जी। रेलवे डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये सारा मामला जो है वो केंद्र के सरकार के अधीन है। और मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रकृति अपना रूप दिखाती है, कभी बरसात तो कभी बाढ़, लेकिन अग्र सोची सदा सुखी। सरकार वो सुखी रहती है जो आगे को भांप ले। मौसम वैज्ञानिक सरकार को होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार मौसम वैज्ञानिक है जी। ऑक्सीजन की कमी में ये लड़ रहे थे, मर जनता रही थी। फिर रेमडेसिविर में ये आपूर्ति नहीं कर पाए, बेड की आपूर्ति नहीं कर पाए, फिर मुआवजे की आपूर्ति नहीं कर पाए, फिर बेरोजगारों की अभी। और साथी ने हमारे जो कहा, मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं कि एक साथ ही ये 20-25 रुपया रेट बढ़ाएंगे, ये कह के कि कोयला महंगा हो गया, अब हमसे नहीं संभल रहा है, अब हम नहीं चला सकते। तो 70 सालों में जो चीज नहीं देखी है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आराम से दिखा रहे हैं। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाने का सपना दिखाया और हवाई जहाज बेच दिया और उसको मंत्री बना दिया जो खुद ही बिका हुआ है। तो मेरा ये साफ कहना है बिजली के मामले में कि आप, यदि आर.के. सिंह जी तो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे और उनको अगर मंत्रालय है, और वो अभी मैं सुन रहा था आर.के. सिंह जी का, वो कह रहे थे कांग्रेस का प्रोपोगंडा। भाई ऊर्जा मंत्री आप हो, कोयला आप मंगाओ, रेल आप चलवाओ, कांग्रेस रेल रोकेगी क्या? कोयला खोदने से मना करेगी क्या? लेकिन देखिए, राजनीति वहां चलती जब आप अच्छा कोयला आपूर्ति कर लेते। आप गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली का तो साथी हमारे बता ही रहे, राजस्थान का आप ही बता रही थी बहन जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब आपूर्ति नहीं हो पाएगी, 5-5 घंटा 6-6 घंटा ब्लैकआउट होगा, 10-10 घंटा लाइट की आपूर्ति नहीं होगी, तो जनता तो सवाल वहां की सरकार से पूछेगी और वो कहेंगे
कि हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो कहने का जरिया या तो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। अब आर.के. सिंह जी कहें कि सारे लोग हमसे आके मिले और आप इतने महान आदमी हो कि लापता हो जाओ तो करेगा क्या? ये आपकी बात चिट्ठी ठीक है कि लिखेगा। केंद्र सरकार द्वारा इसकी जो है वितरण किया जाता है, आपूर्ति, वो तमाम मैं आपकी बातें समझ गई, लेकिन आप जो राज्य सरकारें हैं उनको तो पता था कि हमें आपूर्ति नहीं हो रही है अब कोयले की, हमें कोयला नहीं दिया जा रहा है, तो समय पर क्यों नहीं जागे? एकदम जब सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रह गया या 3 दिन का स्टॉक रह गया तब क्यों याद आई है? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, जुलाई में एक बैठक हुई थी जी, इसकी ऊर्जा डिपार्टमेंट की, जिसमें रेलवे, कोयला और ये सारे विद्युत की आपूर्ति के लिए, उसमें सारे स्टेटों ने बता दिया था कि हमारे यहाँ संकट ना हो इसलिए ये करना चाहिए। अब प्रपोजल आपको बता दिया गया तो ये किसकी जिम्मेदारी? एक टीम का भी गठन किया गया था कि जी, एक कुंवर सिंह जी, इस बैठक के बाद एक टीम का भी गठन हुआ था। हाँ, वो तो टीम वही का तो क्या कहना काम चाहते किया हैं उस ना टीम ने? कि टीम, देखिए, अब आदमी सेनापति बढ़िया हो तो सेना बढ़िया चलती, और सेनापति गप्पोड़ी हो जिसको गप्पी मारना है, लाल किले पे खड़े होकर 100 लाख करोड़ का जब बजट देना है तो वो टीम क्या करेगी भाई? उसको तो लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ताली थाली बजवा देंगे, लाइट जल जाएगी, नहीं तो डंपल पर डमरू बजवा देंगे तो बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। और यही होगा देश में, देखिएगा, एक साथ ही 20-25 रुपया रेट बढ़ेगा, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और नियंत्रण से परे हो जाएगा, और लास्ट में ये कह देंगे, अभी हमारे साथी एयरलाइंस की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश ने नहीं देखा है, अंग्रेज तो काम करते थे कि भारत की संपत्ति ले जाके अपने देश ले जा रहे थे, लेकिन भारत में ये जो अंग्रेजी पद्धति का काम हो रहा है, इसमें भारत के पूंजीपतियों को समेट कर दे रहे हैं, जो देश के लिए घातक है और लोकतंत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए प्रदीप भटनागर जी, यहाँ बड़ी आशंका ये भी जताई जा रही है, सेम बात कुंवर सिंह जी ने कही और वही बात वैभव जी ने भी कही कि जानबूझकर हो रहा है ये सब। एक साथ आप लोग बिजली का फिर रेट बढ़ाएंगे, फिर कह देंगे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, उसके बाद निजीकरण कर दिया जाएगा। प्रदीप भटनागर जी, देखिए बड़ी विडंबना है हमारे भारतवर्ष के अंदर, जो हमारे भारतवर्ष के लोग जो है, ठीक है, राजनीति करी, राजनीति में आप हैं, मगर जो एक सामान्य पद पे पहुंच जाता है, मगर उसके लिए बदतमीजी बहुत बाज नहीं आते हैं और मजबूरी फिर आना पड़ता है बदतमीजी पे। देखिए, हमने कपोड़ी बहुत सारे देखे और झूठे बहुत सारे देखे, और हमने माननीय मनमोहन सिंह भी देखे झूठे, जो कि बंबई को सिंगापुर बनाने जा रहे थे, बेचारे गरीब बना नहीं पाए क्योंकि फंसे हुए थे बहुत बढ़िया सोनिया जी की। वो सोनिया जी के बगल में बैठते थे, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं वहाँ सोनिया जी बैठती थी और निर्णय लेती थी, जहाँ मनमोहन सिंह जी को बैठा था बेचारे साइड में बैठते थे। बड़ी विडंबना आ रही। देखिए, कोयले की बात हमने देखा, भारतवर्ष के अंदर एक आपदा आई, 24 घंटे का एक ब्लैकडाउन हो गया था, तो हमने देखा था मनमोहन सिंह सरकार के अंदर। अरे बोलने के लिए पूरा भारतवर्ष पूरा ब्लैकआउट हो गया था पूरा, ये बारे में नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। और देखिए, आप केजरीवाल जी की बात करें, करने बैठ गई, सेना बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश दिखा रहे हैं, दिल्ली संभल नहीं रहा, गंदी दिल्ली पड़ी है, बेहाल दिल्ली का कर रखा है इन्होंने। है बात अपने प्रदेशों की, प्रधानमंत्री जी को बोलने से पहले, सर जसवंत जी बीच में नहीं बोल प्लीज, मैं आपने सुनी पूरी मैंने। हाँ, मुझे पता है आपको सरकार बनानी है, बिल्कुल मुझे पता है। आपने ध्यान दिला दिया हमने से बेचे, कितने 7 करोड़ रुपए कमाए, वही नहीं, हमने ध्यान दिला दिया प्रदीप जी, मुझे पता राज्यसभा में कितने पैसे कमाए वही पता है मेरे को। नहीं, हमने ध्यान दिला दिया, एमसीडी आपके पास है, सफाई करना। मुझे याद, गंगा मैया भी उत्तर प्रदेश में गंदी पड़ी हुई है, गंगा मैया साफ नहीं हुई अभी, माँ गंगा ने। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। वैभव जी आपके पास आऊंगे तब आप अपनी बात रखिएगा, अभी एक एक करके बात करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम पहले यहाँ पर रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, आप अपना जवाब दें, उस बीच में मैं एक और अपना सवाल ऐड कर देती हूँ। 20 लाख टन कोयला जो चीन के पोर्ट पर इस समय फंसा हुआ है, उसे वहां से निकालने के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार? चाइना की अगर बात करते हैं, अभी जो हमारा सरगर्मी चाइना से चल रही है,
ऐसा कहीं वक्तव्य नहीं आ रहा, उसके विषय में बात की जाए। पहली चीज देखिए, वो चीज बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये लोग तो चाइना की बात छेड़ लोग चाइना की बात। प्रदीप जी आपके पास जवाब नहीं है एक्चुअल में। प्रदीप जी जवाब नहीं, बीच में नहीं बोलते जायसवाल जी, आप मेरी बात संतुष्ट ना हो तो मोदी जी अपने 8,500 करोड़ का जो जहाज है ना वो लेकर चल जाओ, आप मोदी जी वहां से कोयला भर करके उस जहाज में लेकर कम से कम कुछ तो यूज कर लो भाई। उस 8,500 करोड़ के जहाज का कुछ तो उपयोग कर लो। खुद ही उस जहाज में जाकर के क्यों नहीं कोयला भर के लेते आते हो आप लोग? क्यों देश के लोगों को ब्लैकआउट पे ले आ रहे हो? क्यों देश के लोगों को समस्याओं पे ला रहे हो? क्यों देश की समस्या और बढ़ा रहे हो? कम से कम आपसे सरकार नहीं चल रही तो हाथ जोड़ के सरकार से इस्तीफा दे दो, हम लोग चला लेंगे देश को। आपसे नहीं चलने वाला है देश। पंजाब पहुंच के सस्ती बिजली कर देंगे, उत्तर प्रदेश से पता है? अरे हमने करके दे दिया है, हमने करके दे दिया। पहले माँ गंगा बताओ साफ हुई कि नहीं? पहले आप ये बताओ वो जो गोद में थे गांव वो चलने लगे कि नहीं? पहले ये बताओ बुलेट ट्रेन के कई खंभे खड़े हुए, प्रदीप जी बुलेट ट्रेन के कई खंभे खड़े हुए। समस्या पे आओ प्रदीप जी, आज की समस्या पे आओ। बुलेट ट्रेन के खंभे नहीं खड़े हुए हैं। प्रदीप जी आज की समस्या पे आओ। ये बताओ कि चाइना से जो पोर्ट में फंसे हुए, चाइना के पोर्ट में 20 लाख टन, वो कैसे आएगा? आप जाओगे या मोदी जी जाएंगे? कौन जाएगा लेने उसे? के बारे में कुछ क्या नहीं, कौन जाएगा लेने? प्रदीप जी मेट्रो का नई चीज कुछ ला नहीं रहे ये बिजली। प्रदीप जी उन समस्याओं पे कल फिर डिबेट हो जाएगी। आज की समस्या बताओ, आज की समस्या बताओ प्रदीप जी। वैभव जी वो चीन के पोर्ट में फंसे हुए कोयले को लेने आप जा रहे हो, मोदी जी जा रहे हैं। यही सवाल है, उनको जवाब दे लेने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे ताकि आवाज दोनों हम लोग बहस करने, हाँ हम लोग बहस करने नहीं बैठे, डिबेट करने बैठे। बताइए। और आपको सबसे ज्यादा बोल रहा है तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, सुनूंगा आपकी। नहीं मैं समस्या का हल चाहिए, प्लीज आप सभ्य बने और सुने आप प्लीज। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के बारे में आप करनी करती बताता हूँ कि आप लोगों को जब ऑक्सीजन प्लांट के लिए कहा था तो आपने लगाई नहीं। जब पहला कोरोना काल आया तो आपने, फिर बीच में नहीं बोलना प्लीज, जब बीच में कोरोना काल आया तो आपने कुछ किया नहीं। आप जितने बड़े नेता बन के दिखाते हो पूरे देश भर के शुभचिंतक, मैं आपको बताता हूँ आपके बारे में। हम लोग छोटे हैं। जो प्रधानमंत्री फंड से जो इनके वेंटिलेटर और जो ऑक्सीजन आए, जो प्लांट लगने के लिए आए, इन्होंने नहीं लगाए। तब सेकेंड दौर का जब कोरोना काल आया तो ये चिल्ला रहे दिल्ली सरकार। फिर आप समस्या पे नहीं आ रहे, हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। पीएम केयर फंड को तो सुप्रीम कोर्ट का दिया कि इनका पर्सनल फंड है। नहीं पीएम केयर फंड को तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वो पर्सनल फंड है। देश की जनता के पैसे को लूटा है आप लोगों ने। कोविड मैनेजमेंट पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पावर क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों से रिक्वेस्ट है, हम कोविड मैनेजमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे किसने क्या मैनेज किया वो हमने सबने देख लिया है, तो उस पर हम जाते नहीं है, ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल जैसे आपने मेरे वक्तव्य पे टोका, बताइए। जो साथी में बैठे उनको भी इस तरह के मुंह, जो पुरानी बातें करना जानते हो, पुरानी बातें बोलना जानते हो, तो मैं इस बारे में ज्ञान देना भी जानता हूँ। जो मेरे कांग्रेस के बैठे हैं, वेंटिलेटर बेच लिए इन्होंने, चोरों ने, इसके बारे में नहीं बताएंगे। रेमडेसिविर के मंत्रियों को पकड़े उसके बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, दूसरी सरकार के बारे में। देखिए भारत की सरकार की अगर बात करते हैं, हंसी मत, आपको पता है पंजाब का हाल, मुझे पता है, चिंता मत कीजिए, कैसी राजनीति आपकी होची वही मुझे पता है। देखिए बिल्कुल क्राइसिस आया, बिल्कुल मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। राज्य सरकारों ने भी पत्र भेजे कोयले को लेकर, मैं इसके लिए नहीं मना करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने दिया। मगर किसी भी सरकार ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तो सिसोदिया जी को क्या जरूरत पड़ी पीसी करने की? जब आपने मोदी जी की तरह नींद में सो नहीं रहे हम लोग। आप फिर पीछे बोले, आप समस्या को हल नहीं बता रहे हो ना, आप भाषणबाजी कर रहे हो। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सभा नहीं है कि आपको माइक दे दिया गया, भाषणबाजी करो, हम लोग सुनेंगे बैठ के। वैभव जी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, वैभव जी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप जब उनकी बात कंप्लीट होने देंगे तभी मैं आपका रुख कर पाऊंगी, नहीं तो उनकी बात भी अधूरी रह जाएगी, फिर वो भी आपकी तरह बीच में बोलेंगे। इसलिए कह रही हूँ उनको बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, वो 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रदीप जी, समस्या का समाधान बताइए। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, समस्या का समाधान देखिए, समस्या का समाधान ये है कि इन लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारा जो गैस प्लांट है वो बंद हो जाएगा और दिल्ली सरकार गैस की आपूर्ति बंद। ये कुछ नहीं है, इन्होंने घूमर फैलाया। इन्होंने आपको पता है ना जो पूर्ति हो रही है उस तरीके से होती रहेगी। कितने प्लांट्स बंद हुए हैं आपको आइडिया होगा, मुझसे ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बताया था, उसके उत्तर प्रदेश में 4 से 5 प्लांटों के अंदर प्रॉब्लम आई है और उसको भी सुचारू रूप से चालू हो चुके भी है और हो भी जाएंगे। प्लांट चालू हो भी चुके हैं और जो रहे से इकाई है वो भी चालू हो जाएंगे। मैं भी क्लियर कर दूं इस चीज के बारे में, शायद इन्हें ज्ञान नहीं हो।
मगर क्या है कि जो दिल्ली का विषय है, दिल्ली को पूरी बिजली आपूर्ति होगी और होती रहेगी। मगर ये देखिए आप इनकी राजनीति देखिए करने की कि सरकारों की जो विभिन्न पार्टियों की सरकारें जो चला रही है देश के अंदर, कि जब आपदा आई 2 दिन पहले आप चिल्ला रहे हैं कोयले के बारे में, कभी आप ये नहीं बताते कि आपको क्या लेन देन देना है कोल इंडिया का, वो नहीं बताते आप लोग। आप लास्ट टाइम जब आया चुनाव का, आप ये दिखाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार राज्यों के लिए कुछ कर नहीं रही है और बिजली संकट आने वाला है, तो उसके लिए चिल्लाना शुरू कर दो। क्योंकि आपने लखीमपुर के विषय में देखा कि एक सूबे के 2 मुख्यमंत्री कैसे भाग लिए और अपने प्रदेश को छोड़ के, जहां सबसे बड़ी आपदा है। तो ये बड़ी राजनीतिक रंग चल रहा है इस चीज के बारे में, और मैं आपको आश्वस्त करूंगा, बेफिक्र रहिए, सब बहुत बढ़िया है और सब ठीक हो जाएगा। चलिए बताइए वैभव जी, अब रुक कर लेते हैं। और जो इनका बोलना बोलिए, मैं सुनूंगा आपके बोलना। चलिए ठीक है। एक बड़ी बात ये भी है वैभव जी कि सरकारी पावर जनरेशन कंपनी की ओर से कोल इंडिया को भुगतान भी नहीं किया गया, और ये भी एक बड़ी वजह है कि आपूर्ति प्रभावित हुई है। वैभव जी देखिए पल्लवी जी, अगर हम समस्याओं पे बात करेंगे तो ये समस्याओं पे बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो जवाब चाहते हैं वो जवाब देंगे नहीं। इनसे पूछो कि कैसे कोयले की व्यवस्था होगी, तो ये केजरीवाल के सपनों की बात करने लगते हैं जो इनको आते रहते हैं हमेशा। अरे खुदा थोड़ी ना केजरीवाल सपने लेंगे उसके, है क्या केजरीवाल? नहीं, वो सबको मालूम है, वो दिल्ली की भी जनता जान रही है। और हम एक भारतीय जनता पार्टी है, आपसे जब भी चुनाव होगा आपका आमने सामना करेंगे। केजरीवाल सपने क्या लेंगे? हो इज द केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल इज द सीएम ऑफ दिल्ली। केजरीवाल के नहीं, ऑनरेबल सीएम ऑफ दिल्ली है, और ये आपको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए। आप वहां पे रहते हैं, अगर नहीं मालूम है तो दिल्ली के किसी बच्चे से आप पूछ लेना। नहीं, दिल्ली के किसी आप बच्चे से पूछ लेना, आपको बता देगा। बिजली पर बात कर लेते हैं सर, बिजली पर बात कर लेते हैं। सब जानते हैं केजरीवाल कौन है। कि ठीक है कि मतलब केंद्र सरकार को जो भुगतान करना था वो भी भुगतान वो नहीं कर रही है। अगर कोई राज्य बोल रहा है तो वो भी आप नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हमने ये देखा पीछे कि कैसे अगर हमने ऑक्सीजन मांगा, इन्होंने कहा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे लाइन लगा के खड़े थे। दिल्ली की अगर हम बात छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर कैसे लाइन लगा हुआ था, ये सबने देखा। और जब कोई समस्या आती है तो ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता है। वैभव जी मैं आपको टोकना नहीं चाहती थी बीच में, और मैं फिर से बोल रही हूँ कि हम कोविड मैनेजमेंट पर बात ना करें। एक सेकंड भटनागर जी, बात ये है सर, बात ये सुनिए। अब आप यही बात कर रहे हैं तो मेरी बात भी सुन लीजिए। फिर आप बोलते ना, जब आपसे मांगा गया था केंद्र सरकार ने ब्यौरा, तो सबने हाथ क्यों खड़े कर दिए कि हमारे राज्य में तो ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। अकेला पंजाबी क्यों बता रहा था कि 4 लोगों की मौत हुई है हमारे यहाँ, तब तो सबने हाथ खड़े कर दिए नहीं हमारे यहाँ तो कोई ऑक्सीजन की कमी मौत नहीं हुई। नहीं पल्लवी जी, उसमें कारण यह है कि जब महामारी एक्ट बना था चेचक के समय में, तो उसमें लिखा गया था कि 4,72,000 रुपया महामारी में मरने वाले लोगों को केंद्र सरकार देगी। और आपको भी मालूम है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि ये महामारी एक्ट है ही नहीं। यानी जिनका मास्क पे चालान हुआ, जिनकी गाड़ियों का चालान हुआ, वो इन्होंने अपने जेब में डाल लिया। जब वो एक्ट था ही नहीं तो उस एक्ट के तहत मरेंगे कैसे लोग? ये तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम लोगों के बीच ये पोर्टल पे ये। अच्छा, ये वो लोग हैं जो चिल्लाते हैं और बाद में पीठ पीछे कैसे धोखा देते हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में, अगर आपने उठाया बात को तो मैं फिर कह रहा हूं, लखीमपुर मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। आज भी बड़े शर्म की बात है कि इनके गृह मंत्री और इनके गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर एक तड़ी पार है और एक के ऊपर हत्याओं का केस है, ऐसे लोग गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री बनके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ना टोके, इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय ना हो तो ये लोग सुनेंगे नहीं। ये लोग ऐसे तानाशाह हो चुके हैं। सर्टिफिकेट दोगे तड़ी पार का? तुम सुप्रीम कोर्ट हो? नहीं, मैंने नहीं दिया है। माननीय न्यायालय हाई कोर्ट गुजरात मैंने नहीं दिया है। मैंने नहीं दिया है। मुझे माफ करिए, मेरा वक्तव्य नहीं है। आप माननीय न्यायालय के वक्तव्य पे प्रश्न मत खड़ा करो। माननीय न्यायालय के आप न्यायालय करो। आप न्यायालय के बारे में पहले सम्मानपूर्वक बात करो, क्योंकि हमें मालूम है
कि आपको संविधान में कोई रुचि नहीं है, आप संविधान चलाते हो, आप संविधान वैभव जी एक सच्चाई ये भी है, एक सेकंड प्रदीप भटनागर जी शांत, ठीक है सर। एक बड़ी सच्चाई वैभव जायसवाल जी ये है कि जिस सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं, दूसरी बार भारी बहुमत से देश की जनता उन्हें सत्ता में लेकर आई है। एक सेकंड प्रदीप भटनागर जी, एक सेकंड प्रदीप भटनागर जी, मैं वही बोल रही हूँ उनको, मैं वही कह रही हूँ कि दूसरी बार भारी बहुमत से देश की जनता उन्हें सत्ता में लेकर आई है। तो जनता भी जानती है तड़ी पार और किस तरह के शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं डिबेट में, वो तो आप ही देख लीजिए। या तो आप यही कह रहे हैं कि हमारे देश का जो अभी चुनाव जब आते हैं तो जो लोग मतदान करने जाते हैं, जो मतदाता है वो बेवकूफ है कि वो किसी को भी वोट डालकर आ जाता है, चाहे वो तड़ी पार हो या कुछ भी हो। नहीं 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 नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ था, अमित शाह जी के चुनाव, अमित शाह जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, 3 तलाक खत्म किया। हम बिल्कुल डिबेट से भटक गए, हम बिल्कुल डिबेट से भटक गए हैं। हम जानते ही नहीं है कि बिजली संकट का क्या करना है, हम इसी में उलझ के रह जाएंगे। हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट लेते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू कर देते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बटेगा। कुंवर सिंह जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ, बताइए सर। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी भुगतान नहीं किया गया है, मौसम की मार अलग है, और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि चीन के पोर्ट पर हमारा बहुत भारी मात्रा में कोयला इस समय फंसा पड़ा है। कैसे इस संकट का सामना हम करेंगे, और हकीकत है या नहीं कि वाकई में बिजली कट रही है, बिजली कटौती हर जगह हो रही है, खासकर उत्तर भारत में? पल्लवी जी ये दोनों जन शांत रहेंगे तो मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं पहलवानी करने नहीं आया। कुंवर सिंह जी का जवाब लेने दीजिए। चाइना की बात करें ना, मैं बता दूं पूर्ति कहाँ से होती है। मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर, वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया था और चीन के पोर्ट पर फंसा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीन से हमने मंगाया है, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। मुझे बस एक बार कुंवर सिंह जी का जवाब लेने दीजिए, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुंवर सिंह जी। पल्लवी जी जो समस्या है, समस्या से ध्यान भटकाना ही देश की सरकार का लक्ष्य है। अगर बिजली गोल हो रही है, 10-10 घंटे ब्लैकआउट हो रहा है, 5-5 घंटे ब्लैकआउट हो रहा, तो जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी बात, हमारे साथी बड़ा जोर से कह रहे थे कि कांग्रेस के चोर बैठे हुए हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने कहा था कि मेरी सहायता करिए पीएम केयर फंड, और प्रधानमंत्री अपना चेहरा लगाकर कोई सहायता मांगे और वो निजी सहायता कैसे हो गई? वो देश की सरकार की सहायता नहीं है। आप साफ सुथरे हैं। जिसने 60 साल शासन किया उस पार्टी का फंड 198,000 करोड़ है, और जिस पार्टी ने 7 साल शासन किया उसका 22,000 करोड़ है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक दिन में कोरोना काल में बीजेपी की आय 10 करोड़ रुपए थी। चोर कौन है दुनिया ने देखा। और मैं पारदर्शिता की बात भी होती है कुछ, कुंवर सिंह जी, पारदर्शिता की भी बात होती है। हम देख रहे हैं कि पहले पारदर्शिता कितनी थी और अब कितनी है। हाँ पल्लवी जी, आपने शुरू किया तो अब उसको छोड़िएगा मत। सूचना के अधिकार हम लेकर आए, 40% कमजोर किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। खाद्य फूड का बिल हम लाए। ये जो आज छाती ठोक रहे हैं, ये मनरेगा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश की लोकसभा में कहा था कि ये 60 साल हम कांग्रेस का पाप ढोएंगे और लोगों को बताएंगे गड्ढा खोदो। अरे आप में हिम्मत है 56 इंच की छाती में, तो मनरेगा के बंद करके दूसरा ले आओ ना। नहीं लाओगे, क्यों? सिर्फ मुंह चलाओगे और सोचते हो ताली बजवाने से लोग छक्का होगा, काम नहीं होगा। हिजड़ा मत बनो देश को। कुछ भी मत बोलिए कुंवर सिंह जी, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। ये है देश का चरित्र। और देश का चरित्र मत बताइए सर आप। नहीं, 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, ये है 15 लाख रुपया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना था। ये इन्होंने कहा था नोटबंदी लागू कर रहे हैं, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, 370 खत्म कर रहे हैं। 1 साल के अंदर एक भी कश्मीरी पंडित लौट के जम्मू कश्मीर गया हो बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड। और 350 लोग एक रात में वहां से पलायित हो गए।
3000 हेक्टेयर भूमि आपने अडानी अंबानी को दे दी जम्मू कश्मीर की। 370 इसलिए आपने खत्म किया है। और ट्रांजिट कैंप बनाने की घोषणा करी थी आपने, कितने बनाए वो बता दीजिएगा। 3500 लोगों को आपने तकलीफ ये है कि धारा 370 खत्म हो गई। तकलीफ ये मान लें कि धारा 370 खत्म हो गई। तकलीफ यहाँ आ रही है, ये चुभ रहा है क्या कि धारा 370 खत्म कर दी, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया, ये दिक्कत आ रही है। बिजली संकट पर बात करना छोड़ देते हैं, यही सुन लेते हैं फिर धारा 370 हटाने के क्या क्या नुकसान रहे। आप चाहते हैं कि 70 साल जो दंश झेलता रहा वो 70 महीने में ठीक हो जाए। 70 साल की बीमारी आप 70 महीने में ठीक करना चाहते हैं या 70 दिन में ठीक करना चाहते हैं, वो भी बताइए कुंवर सिंह जी। मैं आपका जवाब दूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं कुंवर सिंह जी। मैं फौरन लौट रही हूँ, तुरंत आपके पास ही मैं लौटूंगी, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिजली संकट के मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आपका ही मैं रुख कर लेती हूं और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिजली संकट पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आतंकवाद के मसले पर अगर हमने बातचीत करना शुरू की तो वक्त बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा और हमारे आज ये बहस का विषय भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी और मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अब इस संकट का आप समाधान क्या देख रहे हैं। पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पिछली बात को किसी दिन और देख लेंगे जी। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर एक न्यूयॉर्क टाइम पेपर चलता है, उसमें 70% पब्लिक का पैसा है। उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बाइडेन से पूछा कि आपने अफगानिस्तान छोड़ा, उसके सबूत दीजिए जी। भारत में वही लोकतंत्र है, पर यदि लोग मांग ले सरकार से हिसाब तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। ये भारत के अंदर जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने भी कहा है कि देशद्रोह के आप मुकदमे लगाते हो, सिद्ध कितने पर हो रहा है? 500 मुकदमे लगाए, सिद्ध सिर्फ 4 लोगों पर हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिजली संकट को सरल समस्या मत लीजिए। लोग ब्लैक आउट हो गए। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में बिल्कुल पावर ग्रिड फेल हुआ था, लेकिन ये मत भूलिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में सुरेश प्रभु थे और उस टाइम भी पावर ग्रिड फेल हुआ था। तो ये मशीनरी खराबी है। अगर आप इसको मुद्दा बनाएंगे, कोयला कमी और पावर ग्रिड में जमीन आसमान का अंतर, और आप अपनी अक्षमता को, आप अपनी अदूरदर्शिता को और आप अपने निकम्मेपन को यदि देश की जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। देश की जनता देख रही है, आपने बैंकों को डुबो दिया। देश की जनता देख रही है, आपने एयरलाइंस बेच दिया। जनता देख रही है, रेलवे बेच दिया। और अब तो किसानों को आपने कहां कहां पहुंचा दिया। जमीन पर आपकी काली नजर है उन व्यापारियों के साथ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश का चौकीदार के बारे में बता दो, हिस्सेदार हो गया। बताइए, प्रफुल्ल पटेल के बारे में बता दो। आ जाते हैं प्रदीप भटनागर जी, बताइए। हाँ, कह रहा हूँ प्रफुल्ल पटेल के बारे में बता दो। जब वो भी उड्डयन मंत्री रह चुके, ज्योतिरादित्य सिंह भी रह चुके, कब से आप बेचे चक्रवर्ती एयरलाइंस? आज जो आप नई बात कर रहे हो, आपको पता है बेची है या खरीदी है, पता है आपको? आप दो हाँ, बता दो, मुझे बता दो। आप कह रहे हो 18,000 करोड़ में आपने बेच दिया एयरलाइंस को। अच्छा, अभी 8,500 करोड़ का आप नवरत्न कंपनियां आपने बेचना शुरू कर दी है। अरे भारत सेल का बोर्ड लगा दो कि भारत का लोकतंत्र अब नहीं रह गया, हम प्राइवेट अभी कुल मिला के बात ये है कि अब आशंका ये नजर आ रही है कि जल्दी ही बिजली का भी आप लोग निजीकरण कर देंगे। अब आशंका ये नजर आ रही है। ये भाजपा के लोग दो गली बात करते हैं, ये कह के हम देश नहीं टिकने देंगे और छोड़ेंगे। देखिएगा बिजली का रेट बढ़ाएंगे, फिर उसको अडानी को बचाने के लिए और यही की सच्चाई के लिए ये नहीं लोग बताएंगे, नहीं ये लोग नहीं बताएंगे।
अभी उनको नजर आ रही है सर, बिजली का निजीकरण हो जाएगा। आप आश्वासन दे रहे हैं प्रदीप भटनागर जी के आने वाले कितने भी चाहे साल आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक सेकंड कुंवर सिंह जी, मुझे जवाब लेने दीजिए। हाँ प्रदीप भटनागर जी, आश्वस्त कर रहे हैं आप देश की जनता को कि ऐसा निजीकरण जैसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा बिजली विभाग को लेकर? ऐसा है, भ्रमित करने में ये पीछे नहीं है। इन लोगों ने तो पहले ही मुंबई को प्राइवेटीकरण करा दिया था, जिसे सिंगापुर बनाने जा रहे थे। मैं आपसे आश्वासन मांग रही हूँ, उनको छोड़िए, वो तो सिंगापुर नहीं बना पाए, हम बड़ा विश्वगुरु बन गए जैसे। बताइए एक करके बात कर ले। कांग्रेस की तो इतिहास तुम्हें पता नहीं, कांग्रेस किसने बनाई थी? मुझे वैभव जी का भी रुख करना है कि पहले कांग्रेस स्थापना किसने करी, आप बता नहीं पाओगे। मैं पूछ रहा हूँ, वो नहीं बता पाओगे, तीन नहीं बना, आप बता नहीं पाओगे। आप क्या राफेल आपसे खरीदेंगे? बना पाए। आपके रक्षा मंत्री ने कहते अरविंद केजरीवाल का तो पता नहीं प्रदीप भटनागर जी के, लेकिन गांधी परिवार और नेहरू जरूर सपने में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर बात पर गांधी परिवार और नेहरू बीच में आते हैं, वो जरूर सपने में आते हो। देश का इतना इन्होंने बंटा धार जैसे हम लोग हिम्मत है तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, देश का मीडिया पूछना चाहता है। गरीबी के सिवा कुछ नहीं दिया। देश का मीडिया प्रधानमंत्री से महंगाई गई, कहते जब युद्ध हुआ, जब जीपे मंगाई गई, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने कमीशन खा गए जीप में, क्योंकि पूरे परिवार का रहा। आप मीडिया के सामने आप अपना आप ही कमेंट रख दीजिए, हम बिल्कुल मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रदीप जी, कुंवर जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं सर, हम मुद्दे से पूरा भटक गए हैं। बिजली संकट पर बात करनी है हमें, मुझे नहीं बात करनी नेहरू की जीप पर, प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर पर, मुझे नहीं जानना है, और ना देश की जनता को इसमें कोई दिलचस्पी है। पावर कट हो रहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं, ब्लैकआउट हो रहा है, हम उस पर बात कर लेते हैं। वैभव जी बातें होती रहेंगी और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। प्रदीप जी 2 मिनट सर, 2 मिनट का टाइम दीजिए प्रदीप जी। जनता को भ्रमित करने का काम 2 मिनट का टाइम दीजिए, आप कहिए। जनता परेशान ना हो। वैभव जी आप बात करिए, वैभव जी आप अपनी बात रखिए। जी पल्लवी जी, देखिए समस्या जो इस वक्त है और आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, राजनीति में ये सब होता रहता है, लेकिन आज जो समस्या है, प्रदीप जी से एक आश्वासन चाहिए आज देश को, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमें सबसे पहले चीन पे जो हमारे चीन का पोर्ट पे जो हमारा 20 लाख टन फंसा हुआ है, उसको लाने की जल्द से जल्द व्यवस्था, और जो बकाये हैं कॉर्पोरेशनों के, उनको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, ताकि जो समस्या सामने दिख रही है उसका निवारण हो सके। बाकी ये केजरीवाल इनके सपने में आते रहते हैं, सोते हुए भी चलते रहते हैं, जागते हुए भी इनको दिखते रहते हैं। मैं प्रदीप जी को एक सलाह देना चाहूंगा कि जागते हुए केजरीवाल सपने मत देखो, सामने कहीं बिजली का खंभा आ जाए तो दिल्ली में बिजली मुफ्त है ऐसा झटका जोर का लग जाए आपको, तो कम से कम देश को ब्लैकआउट से बचाने की समस्या पे आप समाधान पे बात करो। केजरीवाल के सपने देखोगे, झटका बिजली का लगेगा आपको, उसके लिए आप परेशान ना हो। आप परेशान हो कि कैसे 20 लाख टन चाइना के पोर्ट से भारत आ जाए। अब चाहे उसके लिए मोदी जी अपना 8,500 करोड़ का जो प्लेन है वो खुद लेके चले जाए, या जैसे मंगा ले, और जो बकाए हैं उनको जल्द से जल्द, बकाए के नाते सारे कॉर्पोरेशन ने आपको बिजली देने से सख्त मना करती जा रही है, और देश के अंदर ब्लैकआउट का जो खतरा है वो बढ़ चुका है। जो कोई भी बने उसका मूलभूत अधिकार होता है उस हवाई जहाज पे। देखिए, जो हवाई जहाज एक सरकारी होता है, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के यूज के लिए होता है। जो देश की संपत्तियां बिक रही हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आखिर ये लॉस दिया कौन? अगर पीछे की सरकारों ने दे दिया तो आप अपनी मौज मस्ती के लिए जहाज खरीदोगे और देश की संपत्ति बेचोगे। मुद्दे से हम भटक चुके हैं। प्रधानमंत्री का एरोप्लेन, ये जो पावर कटौती हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, उसे नहीं रोक पाएगा। तो अभी बेहतर यही है कि इस बिजली का जो संकट हमारे सामने आकर मुंह बाई खड़ा है, इस पर कैसे ध्यान दिया जाए और इससे कैसे निपटा जाए। नहीं तो वाकई में अब हालात वैसे नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और दुनिया भर में मौतें होती रही ऑक्सीजन की कमी से। तो अब वो स्थिति ना बने, ये हम लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि देश इस समय बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है और लगातार कई तरह के कारण सामने निकल कर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कोयले का स्टॉक खत्म
खत्म हो गया है, जिस वजह से कई पावर प्लांट ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं। अब सरकार इस ओर क्या कदम उठाती है, क्योंकि आर के सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कोई भी संकट नहीं है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई संकट ना हो। लेकिन अगर राज्य सरकारें परेशान हो रही हैं तो जरूर कोई बात होगी, और अब ये केंद्र सरकार को देखना है कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।